हम लोग पहलवान की ढोलक पाठ पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहले जो आपकी बुक के पीछे अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे पाठ के साथ। पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं और उन्हें शब्द कीजिए। उत्तर, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लट्टन के दांव पेच में गजब का तालमेल था। ढोलक की आवाज़ मानो पहलवान का मार्गदर्शन कर रही है, अतः उसकी आवाज़ के अनुरूप वह कुश्ती के दांव पेचों में परिवर्तन करते हुए लड़ता था। निम्नलिखित ध्वन्यात्मक शब्द पहलवान के जोश और उत्साह का संचार करते थे। इसको आप नंबर डाल के करना। नंबर 1 है चट धा गिड़ धा, आजा भिड़ जा। चटाक चट धा, उठाकर पटक दे। ढाक धिना, वह पट्टे। चट गिड़ धा, मत डरना। धाक धिन तिरकिट तिन, दाव काटो बाहर हो जा। धिना धिना धिक धिना, चिंता करो। ये आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर पूरा हो गया है। अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? उत्तर, कहानी के निम्न मोड़ों पर लुट्टन के जीवन में परिवर्तित आते हैं। पहला, बचपन में ही माता पिता की मृत्यु के पश्चात बाल विधवा हो जाने के कारण उनका लालन पोषण उनकी विधवा सास ने किया। दूसरा, सास के अपमानों का बदला गांव वालों से लेने के लिए पहलवान बना। तीसरा, श्याम नगर दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान को हराकर राज दरबार का पहलवान बना। नंबर 4, 15 वर्ष तक राज पहलवान लुट्टन सिंह रहने के बाद राजा की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र द्वारा राज दरबार से निकाल दिया गया। नंबर 5, पत्नी की मृत्यु पहले भी हो चुकी थी, अतः दोनों पुत्रों के साथ वापस गांव आकर रहने लगा। नंबर 6, गांव में कुश्ती का संचालन स्कूल चलाया। फिर महामारी की चपेट में अपने दोनों पुत्रों को खो दिया। फिर अनंततः स्वयं महामारी की चपेट में आ गया। प्रश्न नंबर 3, लट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? लट्टन पहलवान ने किसी गुरु से कुश्ती की परंपरागत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। वे बचपन में गाय का दूध पीकर कसरत करता था। इससे उसकी भुजाएं मसल और सुडौल हो गई। शरीर पहलवानों की भांति दिखने लगा। लोग उससे डरने लगे, अतः वह स्वयं को पहलवान समझने लगा। किंतु ढोल की आवाज़, उसकी थाप लट्टन के अंदर शक्ति का संचार करते थे, अतः वह स्वयं ढोलक की ध्वनि के आधार पर अपनी कुश्ती के दांव पेच को निर्धारित कर पहलवानी करता था। ढोलक की प्रेरणा शक्ति और उसके थाप के निर्देशों का पालन करने के कारण वह ढोलक को ही गुरु मानता और पहलवानी से पूर्व पश्चात प्रणाम करता। इसलिए उसने कहा कि मेरा कोई गुरु पहलवान नहीं, यही ढोलक उसकी गुरु है। नंबर 4, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटे के देहांत के बावजूद लट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? उत्तर, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटे के देहांत के बावजूद लट्टन ढोल बजाता रहा क्योंकि उसे मालूम था कि दर्द से करहाते लोगों की निराशा में आशा का और शक्ति का संचार ढोल की आवाज़ से ही
होता है। लोगों को अपने प्राण छोड़ने में तकलीफ कम होती है। रात्रि की विभीषिका यानी भयानकता को चुनौती देते हुए वह ढोलक बजाता था। पीड़ित लोगों के अंदर संजीवनी शक्ति भरने के कारण यानी जीवित रहने की शक्ति के कारण परोपकार की भावना से यानी दूसरों को सुख देने के लिए परोपकार की भावना से वह अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी ढोल बजाता रहा कि निराशा लोगों में ना फैले। फिर ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ढोलक की आवाज़ रात के सन्नाटे को कम करती थी। मलेरिया। प्रश्न 4, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन ढोल बजाता रहा क्योंकि उसे मालूम था कि दर्द से कराहते लोगों की निराशा में आशा का और शक्ति का संचार ढोल की आवाज़ से ही होता है। लोगों को अपने प्राण छोड़ने में तकलीफ कम होती है। रात्रि की विभीषिका को चुनौती देते हुए वह ढोलक बजाता था। पीड़ित लोगों के अंदर संजीवनी शक्ति भरने के कारण और परोपकार की भावना से वे अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी ढोलक बजाता रहा। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ढोलक की आवाज़ रात के सन्नाटे को कम करती थी। रात जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। हम तो सो जाते हैं, अगर किसी के यहाँ तकलीफ़ है तो आपको रात काटे नहीं कटती है। रात में बहुत सन्नाटा यानी सारी पृथ्वी पर कहें कि रात के समय सब अपने अपने काम में सो जाते हैं, काम में लग जाते हैं, तो एक तरीके का सन्नाटा रहता है। मलेरिया और हैजे से अर्धमृत औषधि उपचार यानी दवाइयाँ जो दी हैं पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी। कौन भरती थी? ढोलक की आवाज़। बच्चे बूढ़े और जवानों की आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। दंगल मतलब कुश्ती होती है, कुश्ती का दृश्य यानी कुश्ती जैसा दिखने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में बिजली सी दौड़ जाती थी। मतलब जो नसें होती हैं उनमें एकदम से स्फूर्ति आ जाती थी, बिजली सी दौड़ जाती थी। जो महामारी के प्रकोप से बच नहीं पाते थे उन लोगों को आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मतलब जिनकी मृत्यु नज़दीक थी, ज़्यादा बीमार थे, उनका भी ध्यान थोड़ी देर के लिए अपनी बीमारी से हट करके ढोलक की थाप पर लग जाता था। वे मृत्यु से नहीं डरते थे और उनको पता भी नहीं चलता था कि वो कहाँ हैं और किस अवस्था में हैं, तो वो मृत्यु से नहीं डरते थे क्योंकि पूरा ध्यान उनका ढोलक की तरफ होता था। तो ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर बहुत ही अच्छा प्रभाव होता था, एकदम सकारात्मक प्रभाव होता था। फिर प्रश्न नंबर 6, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्य उदय और सूर्य अस्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। उत्तर, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में निम्नलिखित अंतर था। पहले सूर्योदय, सूर्योदय मतलब सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है। सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूकते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढनासा बांधाते थे। मतलब लोग रात तो कैसे भी निकाल लेते थे और घर के बाहर जब सुबह निकलते थे अपने पड़ोसियों को देखते थे कि उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो चुकी है तो उनको समझाते, अरे क्या करोगी, रोक कर, जो गया सो चला गया, भैया मुर्दा घर पर कब तक रखोगी। और उनको समझाया जाता था कि जो जा चुका है उसको अब रोक कर क्या करोगी, रोना नहीं है, और मुर्दे को भी घर पे कब तक रखेंगे, इसलिए उसको उसकी जगह पर हमको पहुंचा देना चाहिए। अब सूर्य अस्त, सूर्य अस्त होते ही लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे, चूं भी नहीं करते, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं होती थी। रात्रि की इस विभीषिका को चुनौती देती थी
सिर्फ एक पहलवान की ढोलक। देखो इसमें ये बताया है कि इतना ज़्यादा खतरनाक माहौल था कि लोग अगर घर में चले जाते थे और कोई बीमार है और वो मृत्यु शैया पर पड़ा है, मर रहा है, तो किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसको कुछ भी बोल सके। लेकिन इतनी काल रात्रि में भी, इतनी खतरनाक रात्रि में भी पहलवान की ढोलक की थाप नहीं रुकती थी और आवाज़ ढोलक की लगातार आती ही रहती थी, जो कि गांव के लोगों को बहुत भाती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। का ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? दूसरा, इसमें 2 क्वेश्चन है। खा नंबर का, इसकी जगह अब किन लोगों ने ले ली है? तीसरा, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? उत्तर, पहले हम का उत्तर देखेंगे। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है। पहले मनोरंजन के इतने साधन नहीं थे जितने आज हैं। पहले मनोरंजन मतलब हमारा मन बहलाने वाले साधन इतने नहीं थे, अतः पहले लोग और राजा महाराजाओं का मनोरंजन कुश्ती और पहलवानी दिखाने में व्यतीत होता था। इसलिए राजा और महाराजा पहलवानों को अपने दरबार में रखते थे और उनकी कुश्ती ही देखते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। अब मनोरंजन के अनेक वैज्ञानिक व इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं, साथ ही अन्य आधुनिक खेल स्पर्धाएं आ गई हैं। इन राजाओं का राज है, ना राजाओं का राज है, ना ही दंगल है और ना ही कुश्ती का महत्व है। अभी आपने देखा है कि टेलीविज़न आ गए हैं, मूवी आ गई हैं, बहुत सारे साधन आ गए हैं जो इतने कम समय में इसमें नहीं बताए जा सकते हैं। फिर खा नंबर का, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? इनकी जगह अब क्रिकेट, घुड़सवारी, बैडमिंटन, टेनिस आदि खेलों ने ले ली है। फिर गा नंबर का है, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए कुश्ती और पहलवानी का वर्तमान जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बताना आवश्यक है। विद्यालयों में और अन्य हेल्थ क्लबों में इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कई स्तरों में इसकी प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने और विजेताओं को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने से लोगों की रुचि इस दिशा में बढ़ेगी। देखो, कुश्ती की लोकप्रियता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसको प्रिय खेल बनाने के लिए वर्तमान समय में इसके महत्व को बताना अत्यंत आवश्यक है। अब इसके लिए जो स्कूल हैं, हेल्थ क्लब हैं, इसमें इनका प्रशिक्षण दिया जाता है और कई जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धाएं भी आयोजित की जाती हैं पहलवानी की, और जो जीतते हैं उनको भी कई तरीके के जीवन चलाने के लिए, उनका आगे का जीवन सुखमय रहे उसके लिए भी और लोगों की रुचि बढ़े इस दिशा में, इसके लिए भी उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जब तो इस खेल में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आशय स्पष्ट कीजिए। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता है तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उनकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। उत्तर, अमावस्या की काली अंधेरी रात में महामारी की विभीषिका में कोई उन पीड़ित लोगों की मदद करने आना चाहता तो उसकी भी शक्ति क्षीण हो जाती और वह आधे रास्ते में ही हौसला खो देता था। मतलब ये बताया है कि रात जो है वो अमावस्या के जैसी काली रात हो मानी जा रही है। कब? जब महामारी की विभीषिका लोगों के ऊपर है, और अगर कोई उस समय किसी की मदद के लिए आना भी चाहता है तो आधे रास्ते में ही वो उसका हिम्मत जो है वो उसकी जवाब दे जाती है। ऐसे में
उनकी भावुक सहानुभूति की कोशिश पर उसकी बिरादरी के अन्य लोग उसकी असफलता पर हंसकर मजाक उड़ाते थे। यानी कि जब वो ऐसी सुध-बुध खो बैठता था तो उसकी भावुक सहानुभूति की कोशिश पर, जो सहानुभूति दूसरों को दिखाने के लिए वो जा रहा है, उसी की बिरादरी के अन्य लोग उसकी असफलता पर हंसते थे और मजाक उड़ाते थे। फिर प्रश्न नंबर 9, पाठ में अनेक स्थानों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में से ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मानवीकरण के अंश निम्नलिखित हैं। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। मानवीकरण मतलब उसका मनुष्यों के समान उसकी चर्चा वहाँ पर की गई है। जैसे अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है, इसका मतलब है रात का मानवीकरण किया गया है। ठंड में ओस रात के आंसू जैसी प्रतीत होती है। वे ऐसे लगते हैं मानो गांव वालों की पीड़ा पर रात आंसू बहा रही है। जैसे सवेरा होता है, सूरज निकलता है तो ये ओस की बूंदें टपकने लग जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आँख से आंसू, मनुष्यों की आँख में से आंसू गिरते हैं। इसलिए बोला गया है कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है। दूसरा है, तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। तारों को हंसते हुए दिखाकर उनका मानवीकरण किया गया है। वे मजाक उड़ाते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब कि वो इस टाइप से दिखाए गए हैं टिम 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 करते हुए कि वो जैसे लोगों के ऊपर हंस रहे हैं। अगर कोई असहाय है या किसी को कोई असफलता हाथ लगी है तो हंस रहे हैं। ढोलक लुढ़की पड़ी थी। आशय, इसका अर्थ, यहाँ पहलवान की मृत्यु का वर्णन है। पहलवान व ढोलक का गहरा संबंध है। ढोलक का बजाना पहलवान के जीवन का पर्याय है। ढोलक लुढ़की पड़ी थी मतलब कि पहलवान जो थे उनका ढोलक और पहलवान का गहरा संबंध था और उनकी मृत्यु हो चुकी थी और ढोलक भी एक साइड अब पड़ी हुई थी। ये आपके अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब जो दिए हैं पाठ के आसपास वो वाले मैं आपको प्रश्न और उत्तर करा रही हूँ। पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। आप ऐसी किसी अन्य आपदा स्थिति की कल्पना करें और लिखें कि आप ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे। उत्तर, वर्तमान समय में डेंगू और स्वाइन फ्लू का प्रकोप होता था, अतः ऐसे समय में मैं इन दोनों ही बीमारियों के होने के कारण ही जानकारी दूंगा। रोगियों को उचित इलाज व परहेज की जानकारी दूंगी। घर की स्वच्छता व संक्रमण से बचाने के बारे में बताना है। गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा के लिए मार्गदर्शन देना है। और अभी तो सबसे खतरनाक बीमारी जो कि मलेरिया और हैजा तो कहीं भी नहीं लगते हैं, जिसका नाम है कोरोना, उसका भी आप इसमें लिख सकते हैं कि वो महामारी तो इतनी है खतरनाक है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है। तो अगर किसी को है तो आप उनको बोलेंगे कि वो सबसे दूर रहें। किसी को कोरोना है तो वो सबसे दूरी बना के रखें, घर से बाहर ना निकलें जिससे संक्रमण और लोगों को ना हो जाए। और अगर किसी को है तो उसके इलाज की भी समुचित व्यवस्था उनके घरों में ही की जाए। प्रश्न नंबर 2, ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। कला के जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। कला का जीवन से गहरा और अटूट संबंध है। कला चाहे संगीत की हो या ललित की, दोनों ही व्यक्ति के मनोभावों को प्रकट करती हैं। कला तो कला होती है और उनका जीवन से बहुत ही नज़दीक का रिश्ता
होता है, चाहे वो संगीत हो या कोई दूसरी कला हो। सब व्यक्ति के अंदर से ही फूट फूट कर निकलती हैं। जैसे उनको ढोलक बजाने का शौक़ था, किसी को डांस करने का शौक़ है। संगीत कला से जुड़े लोग न केवल अपने हुनर को व्यक्त करते हैं, अपितु वे दर्शकों और श्रोताओं के निराशा और उत्साहहीन जीवन में आशाओं का संचार करते हैं। मतलब जिस व्यक्ति में जो खूबियाँ होती हैं, जिसको जो काम आता है, वो अपने आप को उससे रोक नहीं पाता है और वो दर्शकों का यानी जो देख रहे हैं और सुनने वालों के निराशा उत्साहहीन जीवन में आशा यानी एक उमंग भर देता है। जैसे कोई गाना गाएगा तो लोग सुनेंगे, किसी को उसी गाने पर डांस अच्छा आता है तो दर्शक देखेंगे। ललित कला जीवन और प्रकृति के संबंध को उकेरते हुए अपनी कला से रंगीन करती है। वह संगीत अपने वाद्य यंत्रों में मधुर तानों, बोलों, ध्वनियों से मानव और प्रकृति के बीच रंगीन जीवन के संगीत में सपने में संजोती है। मतलब ये कि कला से रंगीन करती है। वहीं संगीत किससे होता है? वाद्य यंत्र, यानी वाद्य यंत्र जैसे ढोलक है, तबला है, ये सब क्या है? वाद्य यंत्र। इनको अगर ठीक से बजाया जाए तो इनमें एक मधुर तान निकलती है और ध्वनि यानी आवाज़ से मनुष्य ही नहीं प्रकृति के जीवन में भी बहुत कुछ अच्छा महसूस होने लगता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, चर्चा करें। कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है। कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है। उत्तर, कलाएं केवल सरकारी सहायता से नहीं फलती फूलती हैं। वे कलाकार के निष्ठावान मेहनत और समर्पण से विकसित होती हैं। सामान्य लोग भी कलाकारों को धन, दान, सराहना, प्रसिद्धि देकर उनका विकास करते हैं। लोकतंत्र में आवश्यक है कि कलाएं जनता के हाथों में फलती फूलती रहें। देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सरकार अगर किसी को सहायता ना भी दे तो भी जो कलाकार होता है, किसी को अगर गाने का शौक़ है, किसी को नाचने का शौक़ है, तो वो पूरे मन से उस कला को आगे बढ़ाएंगे। और जिसको नहीं आता है ये काम, उसको आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सामान्य लोग भी अगर सरकार इनको मदद नहीं करती है तो भी जो सामान्य लोग होते हैं वो धन पैसा इकट्ठा करके और कुछ लोग उनकी तारीफ़ करके और दूसरों से तारीफ़ करवा के उनको फेमस करके प्रसिद्ध दे करके उनका विकास करते हैं। और लोकतंत्र में तो ये कलाएं जनता के हाथों में ही फलती फूलती हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जनता के लिए शासन होता है, तो वो एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके मैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बताती हूँ जो इस पाठ के पीछे वाली उसमें अभ्यास में नहीं है, लेकिन बुक के बीच बीच में से बनाए हुए हैं। पहलवान लट्टन के सुख चैन भरे दिनों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पहलवान लट्टन के सुख चैन के दिन तब शुरू हुए जब उनके चांद सिंह को कुश्ती में हराकर अपना नाम रोशन किया। राजा ने उसे दरबार में रखा। जो लट्टन पहलवान थे वो एक दिन कुश्ती देखने गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो चांद सिंह पहलवान था, उस समय का प्रसिद्ध पहलवान था, उसको उन्होंने चुनौती दे डाली और कुश्ती में हरा भी दिया। और उसी के फलस्वरूप राजा ने उनको दरबार में रख लिया था। इससे उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी और इसी वजह से लोग उनको पहचानने लग गए थे। पौष्टिक भोजन व राजा की स्नेह दृष्टि मिलने से उसने सभी नामी पहलवानों को ज़मीन सुंघा दी थी। अब उनको अच्छा खाने के लिए मिल गया था, राजा के दरबार में रह रहे थे, तो उन्होंने उस समय के आसपास के जितने भी पहलवान थे सबको हरा दिया था। अब वे दर्शनीय आदमी बन गए। मेले में वे लंबा चोंगा पहनकर तथा अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मस्त हाथी की तरह चलते थे। मतलब अब उनको सब पहचानने लग गए थे, तो वो अपनी एक मस्ती में ही रहते थे। हलवाई उसे मिठाई खिलाते थे। पहलवान की ढोलक कहानी के प्रारंभ में
चित्रित प्रकृति का स्वरूप कहानी की भयावहता की ओर संकेत करता है। इस कथन की टिप्पणी कीजिए। उत्तर, इस क्वेश्चन में वो बता रहे हैं कि कहानी जब शुरू होती है तो प्रकृति का कितना भयानक रूप है, इसमें वो बताया जा रहा है। पहलवान की ढोलक कहानी का आरंभ महामारी के दिनों से होता है। लेखक ने महामारी को भयंकरता दिखाने के लिए प्रकृति का अत्यंत भयानक चित्रण किया है। रात में गीदड़ों की चित्कार, गीदड़ चिल्ला रहे हैं, उल्लुओं की आवाज़, कुत्तों का रोना, लाशों का उठना, लोगों की करुण चित्कार, शमशान जैसे दृश्य उपस्थित किए हैं। ये सारी ही चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं, लाशों का उठना, लोगों का रोना चीखना, उनको मरे हुए लोगों को शमशान तक ले जाना, इससे एक बहुत खतरनाक ही दृश्य महसूस हो रहा है। महामारी का वातावरण चित्रित करने में वे सफल होते हैं। प्रश्न नंबर 3, लुट्टन के राजा पहलवान लुट्टन सिंह बन जाने के बाद की दिनचर्या पर प्रकाश डालिए। कि मतलब जब वो राजा बन गए, राजा पहलवान बन गए, तो वो पूरा दिन उनका किस तरीके से व्यतीत होता था, वो क्या क्या करते थे, वो पूछा है। उत्तर, लुट्टन के राजा पहलवान लुट्टन सिंह बन जाने के बाद उनकी दिनचर्या बहुत नियमित हो गई थी, है ना, व्यवस्थित हो गई थी। वह रोज़ सवेरे उठकर दंगल पहुंचता था, जल्दी उठ जाते थे और समय पर दंगल पहुंच जाते थे। वहाँ ढोल बजा बजा कर अपने दोनों बेटों से कसरत करवाते थे। उनके जो 2 बेटे थे उनको भी वो पहलवान बना रहे थे, इसलिए उनसे कसरत करवाते थे। फिर दोपहर के समय वे लेटे लेटे बेटों को सांसारिक व व्यवहारिक ज्ञान भी दिया करते थे, मतलब अपने बच्चों को समझाइश देते थे। वे मस्ती में आकर बाजारों में और मेलों में बेफिक्र होकर भी घूमते थे। ये उनकी दिनचर्या थी। फिर आगे प्रश्न है आपका, लुट्टन पहलवान की ढोलक गांव के असहाय और मरणांश लोगों को मरने का हौसला देती है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। लुट्टन पहलवान की ढोलक बजती है तो गांव के मरीज और बेचारे लोग को उत्साह मिलता है, उन्हें मौत के मुंह में बैठकर भी हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। मतलब जब ढोलक बजती है तो सबका ध्यान ढोलक की तरफ जाता है और वो उठ कर के बैठ जाते हैं और ध्यान पूरा ढोलक की तरीके की आवाज़ में लगा लेते हैं। हिम्मत मिलती है, कहते हैं लोग शेर के आने पर उतना नहीं डरते जितना कि उसके आने की आशंका से डरते हैं। महामारी का आना आशंका थी, जैसे कि अभी कोरोना में हालत हो गई थी लोगों की, जिससे सभी गांव वाले भयभीत थे। पहलवान की ढोलक को सुनकर लोग इसी आशंका को भूल जाते थे, अतः उन्हें हौसला मिलता था। जब महामारी के चारों तरफ सन्नाटा था तो ये ढोलक बजाते थे पहलवान जी, तो लोगों का ध्यान बट जाता था और उनको अच्छा लगता था लोगों को। फिर क्वेश्चन नंबर 5, पहलवान की ढोलक पाठ एक संदेश यह भी है कि लोक कलाओं को संरक्षण दिया जाना चाहिए। अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, पहलवान की ढोलक पाठ से हमें स्पष्ट संदेश मिलता है कि लोक कलाएं स्वयं अपने बल पर नहीं जी पाती हैं। लोक कलाएं मतलब जो लोकल लोगों के द्वारा की जाती हैं, एक क्षेत्र विशेष की जो कलाएं होती हैं उनको लोकल कलाएं कहते हैं। उनका विकास करने के लिए सामाजिक या सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। क्योंकि उनका पूरा ध्यान उस कला के विकास पर रहेगा जब उनको किसी की सहायता मिलेगी। जैसे लट्टन पहलवान, यदि पहलवान खिलाड़ी, गीतकार, गायक, नर्तक पेट भरने की उधेड़-बुन में लगे रहें तो वे अपनी कला का विकास नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये पहलवान जो कुश्ती लड़ने का अभ्यास करे और गाना गाने वाले गीत गाने का अभ्यास करे और नर्तक यानी डांस करने वाला, ये सब अपनी अपनी कलाएं छोड़ करके और 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर भागने लग जाएं तो फिर ये प्रैक्टिस
कब करेंगे ये बताया गया है। इसलिए संरक्षण की आवश्यकता होती है। इन कलाओं को देखकर आनंद सभी को मिलता है, किंतु सभी लोग इसके लिए मूल्य नहीं चुकाते हैं। मतलब ये कि देखना तो सब चाहते हैं, लेकिन सब लोग इसके लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। अतः लोक कलाओं को आर्थिक संरक्षण मिलना ही चाहिए, जिससे वो अपने खाने की व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान न दे करके उनकी कलाओं पर ध्यान दे सकें। वे अपना पूरा ध्यान अपनी कलाओं को निखारने में लगा सकें, ना कि अपने 2 वक्त के खाना खाने के लिए। प्रश्न नंबर 6, राजा साहब ने लुट्टन को क्यों सराहा दिया था? अंत में उसकी दुर्गति होने के क्या कारण था? राजा साहब ने लुट्टन को इसलिए सराहा दिया था क्योंकि उसने चांद सिंह जैसे नामी पहलवान को चारों खाने चित्त किया था। ऐसा करने न केवल उसने अपने राजा का नाम ऊंचा किया था, बल्कि शक्तिशाली होने का प्रमाण भी दिया था। अंत में लुट्टन की दुर्गति इसलिए हुई क्योंकि राजा के मरते ही उनके बेटे ने पहलवान को राजकीय सहायता देना बंद कर दिया था। अब पहलवान 2 बच्चों की मजदूरी पर ही गुजर बसर करने लगा। इस प्रकार वह साधन विहीन होता चला गया और उसका वैभव नष्ट हो गया। देखो, जब लुट्टन सिंह वहाँ गए थे तो चांद सिंह बहुत ही बड़े पहलवान थे, लेकिन इन्होंने लुट्टन सिंह ने उनको चुनौती दी और राजा ने उनको संरक्षण दिया। लेकिन जब वो राजा ख़त्म हो गए तो उनके बेटे ने, राजा के बेटे ने पहलवान को निकाल दिया था और वो 2 वक्त के खाने के लिए और अपने दोनों बच्चों की गुजर बसर करने के लिए मजदूरी करने लग गए थे। तो साधन विहीन हो गए, तो उनकी पहलवानी भी, जो गुण था पहलवानी का, वो भी नष्ट हो गया था। फिर प्रश्न नंबर 7, पहलवान की ढोलक कहानी में किस प्रकार पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या को व्यक्त किया गया है? उत्तर, पहलवान की ढोलक कहानी में पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव के समस्या यह है। पुरानी व्यवस्था में कलाकारों और पहलवानों को राजाओं का आश्रय एवं संरक्षण प्राप्त होता था। पहले हम देखते थे कि राजा महाराजाओं का दरबार लगता है, वहाँ पर उनके सब लेखक हैं, नर्तक है, गायक है, जैसे तानसेन थे, है ना, इस तरीके के। वे शाही खर्चे पर जीवित रहते थे, पर नई व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं था। पुरानी व्यवस्था में राज दरबार और जनता द्वारा इन कलाकारों को मान सम्मान दिया जाता था, पर इन व्यवस्थाओं में अब उन्हें सम्मान का कोई प्रचलन नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, निर्धन, साधनहीन और महामारी ग्रस्त गांव में पहलवान की ढोलक मरने वालों को हौसला हिम्मत देती थी। इस कथन के आलोक में गांव की बेबसी का चित्रण कीजिए। इसी में अथवा में दिया है, पहलवान की ढोलक कहानी के आधार पर ग्रामीणों की गरीबी और असहायता पर टिप्पणी लिखिए कि गांव के लोग किस तरीके से महामारी के समय असहाय महसूस कर रहे हैं। उत्तर, गांव में निर्धनता और साधनहीनता इतनी अधिक थी कि वहाँ कोई ठिकाने का अस्पताल नहीं था, ना ही योग्य चिकित्सक का प्रबंध था, यानी कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं था, कोई अस्पताल भी नहीं थे। गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा निर्धन थे और ना ही लोगों के पास इतने पैसे थे कि वे एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करा सकें। अतः जब महामारी आई तो लोग मरने के डर से दुबके हुए थे, मतलब लोग डर के मारे अलग छुप गए थे। जैसे कि अभी कोरोना में लोग घर से निकलना बंद हो गए थे। उन्हें दवा दारू का सहारा तो था नहीं, केवल पहलवान की ढोलक ही उन्हें कुछ हिम्मत देती थी। जब वो ढोलक बजाते थे तो उनका ध्यान बीमारी से हट करके उस ढोलक की थाप पर जाता था। इसलिए कहा गया है कि पहलवान की ढोलक कहानी के आधार पर ग्रामीणों की गरीबी और असहायता करती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, पहलवान की ढोलक अध्याय में लुट्टन सिंह की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उनकी विशेषताएं, वह वीर, साहसी तथा दृढ़ निश्चय वाला पहलवान था। इसीलिए तो वो शुरू से खाते पीते थे
और कसरत करते थे। एक दिन वो दंगल में गए और उन्होंने चांद सिंह, जो कि बहुत बलवान था, उसको भी उन्होंने चुनौती दे दी। तो वो वीर, साहसी और दृढ़ निश्चयी थे कि मैं उसको हरा दूंगा। फिर दूसरा, वह संकटों से घबराते नहीं थे बल्कि हिम्मत से उसका सामना करते थे। इसीलिए जब उनके दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है तो भी वो ढोलक लगातार बजाते रहते हैं, जिससे उनका भी मन बहला रहे और जो दूसरे लोगों की मृत्यु हुई है लोगों की, उनका भी मन बहला रहे। फिर प्रश्न नंबर 10, पहलवान की ढोलक अध्याय में चांद सिंह को शेर के बच्चे की उपाधि कैसे मिली? उत्तर, चांद सिंह में दंगल के में 3 दिनों में ही अपनी आयु के सभी पंजाबी और पठानी पहलवानों के गिरोह में अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पठानों को पछाड़ दिया था, इसलिए उन्हें शेर की उपाधि मिली थी। मतलब जब चांद सिंह दंगल में गए तो 3 दिन तक बराबर लड़े, लेकिन उनके बराबरी का कोई नहीं उनको मिला, सबको उन्होंने हरा दिया था। प्रश्न नंबर 11, पहलवान की ढोलक अध्याय में लुट्टन सिंह ने विजयी होने के पश्चात किसे और क्यों सबसे पहले प्रणाम किया? बताओ बताओ किसको किया? उत्तर, पहलवान की ढोलक अध्याय में लुट्टन सिंह ने विजयी होने के पश्चात सबसे पहले ढोलक को प्रणाम किया, क्योंकि लुट्टन सिंह ढोल को ही अपना गुरु मानता था और उसने ढोल के ही दम पर चांद सिंह को हराया था। हम ये पाठ में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से वो हार रहे थे, लेकिन जब ढोलक की थाप उनको याद आई तो वो जीतने लग गए। तो उनके गुरु कौन थे? ढोलक ही थी। प्रश्न नंबर 12, हिंदी साहित्य जगत में आंचलिक उपन्यास का प्रारंभिक किन उपन्यासों से हुआ और उसके कृतिकार कौन थे? हिंदी साहित्य जगत में आंचलिक उपन्यास का प्रारंभ मेला आंचल उपन्यास से हुआ और उसके कृतिकार फणीश्वरनाथ रेणु थे। आंचलिक मतलब एक क्षेत्र विशेष का। इस तरीके से ये आपका पहलवान की ढोलक पाठ पूरा हो गया है। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं 1 वर्ड, वो मैं आपको आगे के वीडियो में बता दूंगी। उसमें से भी बहुत कुछ आएगा। जब तक आप इनको देखना, सुनना, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो भी आप वीडियो लगा के सुन सकते हैं, जिससे आपको याद हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कभी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा।